गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी कक्षा 9th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हमारे विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में जो हमारा 13 चैप्टर चल रहा है, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, इसमें हम लोग हमारा आगे का टॉपिक देखने वाले हैं। जो आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है उसके आगे का जो टॉपिक है, अकेलासीय कार्बन का अपरूप देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। हेलो 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 सर, आवाज हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज आ हाँ रहा है मुझे ना? क्लियर आवाज आ रहा है आपका। ओके, ठीक है। तो मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो आज का हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन का अकेलासीय रूप समझ लेते हैं। इसके पहले आप लोगों ने कार्बन का केलासीय रूप पढ़ा है। कार्बन का केलासीय रूप आप लोगों को पता है, जिसमें परमाणुओं की जो रचना होती है वो नियमित और निश्चित होती है। उसके आपने कुछ उदाहरण भी पढ़े थे। जब अकेलासीय रूप है, जिसमें अब नाम में ही अकेलासी आ गया है, तो इसमें क्या होगा, कार्बन के जो परमाणु हैं उनकी जो रचना होगी वह अनियमित तथा निश्चित नहीं होगी। इस प्रकार से इसकी रचना होती है। तो कार्बन अकेलासीय रूप में कार्बन के परमाणुओं की रचना अनियमित और अनिश्चित होती है। और इसके उदाहरण है, पत्थर कोयला है, कोक है, कार्बन है, चारकोल है, ये सब जो है अकेलासी अपरूप के उदाहरण हैं। तो ये जो तीनों उदाहरण है, इसका आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये तीनों उदाहरण का क्या उपयोग है, ये तीनों उदाहरण कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पत्थर कोयले के बारे में देखेंगे कि पत्थर कोयला क्या होता है। तो पत्थर कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन मतलब जो बहुत हजार करोड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक रूप से बने हुए जो ईंधन होते हैं, हजार करोड़ों वर्ष पहले मरे हुए मृत जीवों वगैरह से बने हुए जो ईंधन होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो पत्थर कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर होता है। ये ठोस रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो जो पत्थर कोयला है, सबसे पहले तो ये जीवाश्म ईंधन होता है। ये प्राकृतिक रूप से हजार करोड़ों वर्ष पूर्व बने हुए ईंधन होते हैं, और इनमें जो तत्व होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और थोड़ी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और सल्फर भी होता है। इसका जो फिजिकल स्टेट है वो ठोस रूप में होता है, और इसके चार, एक तरीके से चार प्रकार हैं, या समझ लीजिए चार चरण हैं इसके बनने के। सबसे पहला हम लोग देखेंगे पीट। जो इसके चार प्रकार है उसमें से सबसे पहला जो प्रकार है वो है पीट। ये इस प्रकार से पीट जो है आकृति में इस प्रकार से दिखता है। तो जो कोयले बनने की जो प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वो पीट का तैयार होना होता है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेज होता है कोयले तैयार होने में, सबसे पहला पीट बनता है। और ये जो पीट होता है इसमें अत्यधिक मात्रा में पानी होता है। इसमें पानी की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, और जो कार्बन का अनुपात होता है वो लगभग 60% तक होता है। तो इससे इसमें जो होती है पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, और कार्बन जो होता है वो 60% तक होता है। तो इसीलिए ये जो पीट है, इससे हम लोगों को जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो कम मात्रा में प्राप्त होती है। उतनी ज्यादा मात्रा में इससे हमको ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम है। कार्बन की मात्रा कम नहीं है, लेकिन पानी की मात्रा बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए इससे ऊष्मा जो होती है वो कम प्राप्त होती है। तो ये पीट इस प्रकार से हम लोगों को इसका चित्र इस प्रकार से होता है।
सेकेंड जो टाइप है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट ये इस प्रकार से दिखता है, पत्थर के जैसा आप लोगों को दिख रहा है, छोटे छोटे पत्थरों के जैसा। तो लिग्नाइट जो होता है वो इस प्रकार से दिखता है। जब भूगर्भ में बढ़ता दाब, अत्यधिक दाब तापमान के कारण पीट का जो रूपांतरण होता है वो लिग्नाइट में होता है। जब भूगर्भ में दाब और तापमान अत्यधिक बढ़ने लगता है तो जो पीट होता है वो ट्रांसफर होकर लिग्नाइट में बन जाता है, वो लिग्नाइट में ट्रांसफर हो जाता है। और लिग्नाइट में जो कार्बन का अनुपात है वो लगभग 60 से 70% तक होता है। इसमें कार्बन का अनुपात पीट के अनुपात से ज्यादा होता है। इसमें 60 to 70% तक कार्बन होता है। यह कोयला बनने की प्रक्रिया का दूसरा चरण है या सेकेंड स्टेज है। ठीक है, तो पहले स्टेज में पीट बनता है। तो पीट में क्या होता है कि पानी की मात्रा जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और कार्बन जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण उससे जो हमको ऊष्मा प्राप्त होती है वो कम ही प्राप्त होती है। सेकेंड जो स्टेज है वो लिग्नाइट है। लिग्नाइट कब बनता है? जब बहुत ज्यादा प्रेशर और तापमान भूगर्भ में अत्यधिक ज्यादा बढ़ जाता है, तब पीट का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर लिग्नाइट में होता है। और लिग्नाइट में पीट के कंपैरिजन में जो कार्बन होता है वो ज्यादा होता है, 60 to 70% इसमें कार्बन होता है। और यह कोयला बनने की दूसरी स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज लिग्नाइट होता है। थर्ड स्टेज देखेंगे हम लोग बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस का कलर और पहले आप लोगों ने जो लिग्नाइट देखा था उसके कलर में आप लोग देखेंगे थोड़ा सा चेंजेस है। जो लिग्नाइट था वो एकदम थोड़ा अलग कलर का था, बिटुमिनस जो है वो थोड़ा अलग कलर में दिख रहा है आपको। तो जब लिग्नाइट का ट्रांसफॉर्मेशन, आगे हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि कोयले के निर्माण में जो तीसरा चरण है वो बिटुमिनस, उसमें बिटुमिनस बनता है। और इसमें जो कार्बन का अनुपात है वो लगभग 70 से 90% तक होता है। तो थर्ड जो स्टेज है कार्बन बनने का उसे हम लोग बोलते हैं बिटुमिनस। और जो थर्ड स्टेज में जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है उसे हम लोग बिटुमिनस बोलते हैं। और इसमें जो कार्बन का प्रमाण होता है वो 70 to 90% तक हो जाता है। मतलब इसमें लिग्नाइट से भी ज्यादा कार्बन होता है। लिग्नाइट में कितना है? 60 to 70% तक कार्बन होता है, लेकिन बिटुमिनस में जो कार्बन होता है वह 70 to 90% तक हो जाता है जब वो लिग्नाइट का ट्रांसफॉर्मेशन बिटुमिनस में होता है। फोर्थ है एंथ्रेसाइट। ये इस प्रकार से एंथ्रेसाइट दिखता है। एंथ्रेसाइट कोयले का शुद्ध रूप माना जाता है। यह कोयला कठोर होता है। इसमें कार्बन का अनुपात लगभग 95% होता है। ठीक है, तो ये जो सबसे जो लास्ट स्टेज है वो एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन होता है और ये कोयले का शुद्ध रूप माना जाता है। और इसमें 95% तक कार्बन है, तो बाकी जो पानी वगैरह है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इससे जो होती है हमको अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मिलती है। ठीक है, तो ये जो थे ये 4 स्टेजेस थे जिसमें हम लोगों को कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, जिस जो चारों स्टेजेस हम लोगों ने पढ़े। पहला जो स्टेज है वो पीट का है। पहला स्टेज में पीट बनता है, सेकेंड स्टेज में लिग्नाइट बनता है, थर्ड स्टेज में बिटुमिनस बनता है। ये अलग अलग टाइप के मतलब ये जो स्टेजेस है, ये स्टेजेस में क्या है, कार्बन की मात्रा और पानी की मात्रा के हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। ये सब भी एक प्रकार से कोयला ही है, लेकिन कार्बन के अनुपात और पानी के अनुपात पे इनके अलग अलग नाम है। और लास्ट स्टेज है एंथ्रेसाइट, जिसमें सबसे अत्यधिक मात्रा में कार्बन होता है। नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे अल्कालासी अपरूप में चारकोल। प्राणियों के अवशेष से बनने वाला चारकोल हड्डियां, सींग आदि से तैयार होता है। जो प्राणियों के अवशेष से जो चारकोल बनता है वो हड्डियों, प्राणियों के जो प्राणी मर वर जाते हैं उनके हड्डियों और सींग से बनता है। जबकि वनस्पतियों से जो बनने वाला चारकोल होता है वो लकड़ी को कम हवा में किए गए अपूर्ण ज्वलन से बनाया जाता है। जब लकड़ी को थोड़ी कम हवा में अपूर्ण ज्वलन, पूर्ण रूप से उसका ज्वलन नहीं करते हैं, तब ये चारकोल बनता है।
तो ये जो है ये सेकेंड टाइप है अकेलासीय अपरूप में। फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पत्थर कोयला का देखा था, सेकेंड टाइप है चारकोल। चारकोल दो टाइप के हैं, एक प्राणियों से बनने वाला और एक वनस्पतियों से बनने वाला। जो प्राणियों से बनता है वो हड्डी और सींग से तैयार होता है, और जो वनस्पतियों से बनता है वो लकड़ी को कम हवा में अपूर्ण ज्वलन से उसके तैयार होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोयले का उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ पे कोयला का हम लोग उपयोग कर सकते हैं और कैसे हमारे लिए कोयला सहायक होता है। सबसे पहले तो कारखानों में तथा घरों में कोयला ईंधन के रूप में लाया जाता है। जो कारखाने होते हैं उनमें ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है उसके लिए, चाहे घरों में खाना वगैरह बनाने के लिए कोयला जो होता है वो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, गांव में भी देखा होगा, पहले होता भी था, पहले ज्यादा होता था, अब उसकी मात्रा थोड़ी कम हो गई है कोयले के उपयोग की। सेकंड है कोक, कोल गैस तथा कुलातर प्राप्त करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। ये जो तीन टाइप के एक तरीके से ये भी कोयले के प्रकार ही हैं। तो ये जो ये कोयले के थोड़े से चेंजेस होने के बाद ये तीन टाइप हम लोगों को मिलते हैं, कोक, कोल गैस और कुलातर, लेकिन ये तीनों जो है वो कोयले से ही प्राप्त होते हैं। विद्युत निर्मिती के लिए तापीय विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग किया जाता है। बिजली बनाने के लिए या लाइट बनाने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। विद्युत निर्मिती में भी कोयला जो होता है वो सहायक होता है। जो चारकोल था, जो सेकेंड टाइप था अकेलासी अपरूप का, उसका उपयोग जल शुद्धिकरण तथा कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में किया जाता है। जल शुद्धिकरण मतलब जैसे पानी को साफ करने के लिए, और कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ मतलब जिनमें भी कार्बन होता है उसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो उनके भी शुद्धिकरण में चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो ये चार यूजेस हैं कोयले के। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कोक के बारे में। जो पत्थर कोयला जिसका हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा कि पत्थर कोयला कैसे बनता है, उसमें से जो कोल गैस निकालने पर जो बचा हुआ शुद्ध कोयला होता है उसे हम लोग कोक कहते हैं। ठीक है, पत्थर कोयले में से जब उसमें से जो कोल गैस है वो निकल जाती है तो लास्ट में जो शुद्ध कोयला बचता है उसे ही कोक कहा जाता है। और कोक का उपयोग क्या होता है, कोक का उपयोग भी घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। घरेलू ईंधन मतलब घर में क्या उपयोग होगा, खाना बनाने के लिए, पानी वगैरह गर्म करने के लिए कोक का उपयोग किया जाता है। अपचयक के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। अपचयक मतलब एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन को दूसरों को डोनेट करते हैं उसको हम लोग अपचयक करते हैं। तो अपचयक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, इन गैसीय ईंधनों के निर्मित में भी कोक का उपयोग होता है। वाटर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलकर बनती है। प्रोड्यूसर गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन चारों को मिलाकर जो गैस बनती है उसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो ये जो दोनों गैसें हैं इनके निर्मित में भी कोयले कोक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये अभी हम लोगों ने जो हमारा कार्बन का अकेलासी अपरूप है उसके बारे में जानकारी पढ़ ली, जिसमें हम लोगों ने पत्थर कोयले के बारे में पढ़ा, पत्थर कोयले के अलग अलग स्टेजेस पढ़े, चारकोल के बारे में पढ़ा कि चारकोल के कौन से टाइप होते हैं, एक प्राणियों का चारकोल, एक वनस्पतियों का चारकोल कैसे बनता है, फिर कोयले का उपयोग क्या है वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने कोक देखा कि कोक कैसे बनता है, कोक का उपयोग क्या होता है। तो ये हम लोगों ने हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया। सेकेंड टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कि नाम में ही हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को मिलकर कुछ चीज बनता होगा जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या कोई क्या बोल सकते हैं, कोई यौगिक बनता है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते होंगे। नाम में ही आपको मालूम पड़ रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ हाइड्रोजन समाविष्ट होते हैं। ये मूलभूत कार्बनिक यौगिक मूल यौगिकों के नाम से पहचाने जाते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं।
तो जिन भी कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिक मतलब जो कार्बन के यौगिक हैं, जिनमें भी हाइड्रोजन का समाविष्ट होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि कार्बन के जो मोस्टली यौगिक है उसमें हाइड्रोजन होता ही है। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है आप लोगों को मालूम है 6 होता है, तो उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है 2 और 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको अगर अष्टक पूर्ण करना है तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। इसी प्रकार से वो अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है और स्थिर हो सकता है नियॉन वगैरह की तरह। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, ना वो किसी को देता है ना किसी से लेता है, बल्कि वो शेयरिंग करता है। दूसरे जो परमाणु होते हैं उनके साथ वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का एक तरीके से साझेदारी होती है या शेयरिंग होती है, उससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजकीय बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना ये भी ज्यादा एनर्जी का काम है, या 4 इलेक्ट्रॉन लेना ये भी ज्यादा मुश्किल काम है। दोनों ही उसको ज्यादा देखा जाए तो ज्यादा एनर्जी उसमें लगेगी दोनों में। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, ना देता है ना लेता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है दूसरे परमाणुओं के साथ। और जिससे क्या होता है, ये जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजकीय बॉन्ड बनता है। जब एक कार्बन परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों की हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करने पर 4 बंध बनते हैं, तब मीथेन का इस प्रकार से अणु बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मीथेन का स्ट्रक्चर है। ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें कार्बन के 4 परमाणु और जो 4 हाइड्रोजन है उनके एक एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के सबके एक एक इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। इनके बीच में ना किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना किसी ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, जबकि इनके बीच में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है। तो इसीलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बना है इसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजकीय बंध। सहसंयोजकी यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं? सहसंयोजकी यौगिकों का जो गलनांक या क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है, कम टेम्परेचर पर गल जाते हैं या उबलने लगते हैं। ये पानी में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। जो सहसंयोजकी यौगिक होते हैं वो पानी में विलय नहीं होते, पानी में मिक्स नहीं होते हैं। जो कार्बनिक विलायक हैं जिनमें कार्बन होते हैं, वैसे जो विलायक होते हैं उनमें ये विलय हो जाते हैं, उनमें मिक्स हो जाते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के मंद चालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत दोनों के ये मंद चालक होते हैं, ना ही एक रहता है कि बहुत अच्छा सुचालक है, एक कुचालक होते हैं, तो ना ही ये सुचालक है ना ही कुचालक है, ये लेकिन बहुत मंद चालक हैं। तो ऊष्मा और विद्युत का इनमें मंद प्रवाह हो सकता है। हाइड्रोकार्बन्स के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन समझ लिया। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जिस ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इसमें कार्बन के बारे में भी हमने जानकारी ली। कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को देता है, वो क्या करता है, शेयर करता है, और जिससे वह सहसंयोजकीय बंध बनाता है। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों के अगले स्टैंडर्ड में इसके ऊपर जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इसके ऊपर पूरे डिटेल में है। इवन आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, 11th-12th में अगर आप लोग साइंस भी लेंगे तो उसमें भी ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इससे रिलेटेड बहुत चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो कार्बन का परमाणु एक विशिष्ट गुणधर्म दर्शाता है, वह आपस में अन्य तत्वों के परमाणुओं से बंध बनाकर श्रृंखला बना सकते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन के
C बॉन्ड C सभी कार्बन परमाणुओं में केवल एकल बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कर सकता है, वो अलग अलग जो कार्बन्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड इस प्रकार से बनाकर वो श्रृंखला बना लेता है। ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, वो इस प्रकार से जो होता है श्रृंखला बनाने की कार्बन में प्रॉपर्टी होती है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, इनके बीच में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है या एकल बंध होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेन, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब जो होते हैं, ये जिन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उदाहरण था इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारा है। कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में द्विबंध या त्रिबंध होता है। तो जब द्विबंध या त्रिबंध होता है तो द्विबंध में 4 इलेक्ट्रॉन्स की उनके बीच में शेयरिंग होती है, त्रिबंध में उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जिसके कारण उनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसे हम लोग इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन्स के बीच में तो उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और अगर इनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको अल्कीन और अल्काइन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ये सब जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी पढ़ लिया। इसमें आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं है, 9th में, 10th में आपको डिटेल में है इसके बारे में। सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो समझाए। हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप बताए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसमें हम लोग पहले कार्बन की सॉल्युबिलिटी देखेंगे कि कार्बन की विलेयता कैसी है, मतलब कार्बन दूसरों के साथ कैसा मिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या मतलब वो दूसरे जो चीजें हैं उनके साथ विलय होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में आज हम लोग ये टेस्टिंग करेंगे। तो पहले हम लोग कार्बन की सॉल्युबिलिटी देखेंगे, उसकी विलेयता देखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, 3 शंक्वाकार पात्र लेना है। ये शंक्वाकार पात्र आप लोगों ने अपने लैब में देखा होगा, ऐसा 3 शंक्वाकार पात्र लेना है और एक विडोलक लेना है। विडोलक मतलब उसको मिक्स करने के लिए एक कांच का जो रहता है, आप लोगों ने लैब में देखा होगा, जिससे हम लोग मिक्स कर सकते हैं। अब हम लोग जो कार्बन की विलेयता चेक करने वाले हैं वो हम लोग पानी, मिट्टी का तेल और खाद्य तेल। खाद्य तेल मतलब जो हम लोग रोज खाने में यूज करते हैं, जिससे हम लोग का खाना वगैरह बनता है, वो एक तो जो 3 हम लोग शंक्वाकार पात्र लेंगे। पहले पात्र में पानी लेंगे, दूसरे पात्र में मिट्टी का तेल लेंगे और तीसरे पात्र में हम लोग लेंगे खाद्य तेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तीनों पात्रों में कोयले का बुरादा बना देंगे। ठीक है, कोयला हम लोग बहुत जगह देखते हैं, उसको पीस के उसका एकदम बुरादा बना देंगे। और तीनों जो पात्र हैं, तीनों पात्र में हम लोग कोयला डालकर विडोलक की सहायता से एक बार मिक्स करके देखेंगे कि कोयला उसमें मिक्स होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो तीनों शंक्वा पात्र में जब हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद जब हम तीनों शंक्वा पात्र में थोड़ा ये प्रयोग चाहे तो आप लोग घर में भी कर सकते हैं। पानी आप लोग के घर में है, मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन मिल ही जाएगा, खाद्य तेल घर में जो हम लोग खाना बनाने के लिए जो तेल यूज करते हैं वो तीनों ले सकते हैं, और कोयला भी आप लोगों के आसपास मिल ही जाता है। तो उसको पीस कर जब हम लोग तीनों को मिक्स करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ये तीनों में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो कार्बन है ये तीनों में से किसी में भी किसी भी विलायक में नहीं मिलता है, ना ही घुलता है, मतलब वो ऊपर तैरता ही रह जाता है। हम लोग विडोलक की सहायता से कितना भी मिलाएंगे तो कार्बन उन तीनों विलायकों में नहीं मिलेगा।
तो फर्स्ट हम लोगों ने कार्बन की सॉल्युबिलिटी पर एक एक्सपेरिमेंट देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसी अभिक्रिया करता है, वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग को एक प्रयोग करना है। ये प्रयोग करने के लिए भी हम लोगों को क्या लेना है, कोयला लेना है, माचिस लेना है और गीला लिटमस कागज लेना है। ठीक है, कोयला चाहिए हम लोगों को, माचिस चाहिए और गीला लिटमस कागज चाहिए। ये भी प्रयोग आप लोग अपने लैब में कर सकते हैं। इसके लिए देखिए बर्नर यूज किया है, चिमटा लिया है, क्योंकि हम लोग हाथ से कोयले को नहीं पकड़ सकते हैं, तो उसके लिए चिमटा यूज किया है। और जो लिटमस पेपर लिया है वो नीला लिया है, लेकिन सूखा हुआ नहीं लिया है, उसको थोड़ा वेट किया है, गीला किया है। और क्या किया है प्रयोग में हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रयोग की सामग्री हमको कोयला, माचिस और गीला लिटमस पेपर चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को कोयले को जलाना है। जब हम लोग कोयले को जलाएंगे पकड़ की सहायता से बर्नर पर, तो उसमें से क्या होगा, कुछ गैस बाहर निकलेगी और उस गैस के ऊपर, ये जो कोयले को जलाने पर इसमें से जो गैस बाहर निकल रही है, इसके ऊपर हम लोगों को इस प्रकार से नीला बट गीला वाला लिटमस पेपर रखना है। नीला लिटमस पेपर होना चाहिए, लेकिन वो वेट करके हम लोगों को इसके ऊपर रखना है और हम लोगों को प्रेक्षण नोट करना है कि क्या होता है। तो ये अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में दी गई है, कि अलग अलग क्वेश्चंस हैं कि क्या होता है। सबसे पहला हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया है कि कोयला जलने पर उसकी हवा की कौन सी गैस के साथ अभिक्रिया होती है। ठीक है, जब हम लोग कोयला ये जला रहे हैं तो हवा की कौन सी गैस के साथ उसकी अभिक्रिया होगी। तो जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो कोयले की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, हवा की ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया होती है। उसके बाद सेकंड है कि कौन सा पदार्थ बनता है। जब कोयला है, कोयले में कार्बन है, जब वो हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा पदार्थ बनाता है, ये सेकंड हमारा क्वेश्चन है। तो सेकंड जो क्वेश्चन ये है, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सेकंड का जो हमारा आंसर आएगा कि ये क्या होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। थर्ड है कि लिटमस कागज, जो लिटमस कागज है उसमें क्या बदलाव होता है। जो हम लोगों ने गीला लिटमस पेपर लिया था उसमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या उसका जो कलर है वो ब्लू का ब्लू रहता है कि ब्लू का रेड हो जाता है। तो आप लोग जब ये प्रयोग करेंगे अपने लैब में तो आप लोग देखेंगे कि जो ब्लू है वो टर्न हो जाता है रेड में, वो टर्न रेड में हो जाता है, क्योंकि जो ये होता है कि जो हम लोग ने लिटमस पेपर लिया है वो गीला लिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो गीला लिटमस पेपर है उनके बीच में रिएक्शन होके कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और एसिड बनने के कारण जो लिटमस जो पेपर है वो टर्न होके क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया लिखनी। रासायनिक अभिक्रिया यही रहती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ये ऊपर वाली अभिक्रिया की कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बाहर निकलती है वह पानी के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, यही इसका रिएक्शन है, वो क्या करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। इसी कार्बोनिक एसिड के कारण जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड टर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेकंड एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखा। पहला कार्बन की विलेयता देखी, सेकंड हमने कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखी। थर्ड हम लोग देखेंगे चूने के पानी के साथ CO2 की अभिक्रिया। जो चूने का पानी होता है उसके साथ कार्बन की क्या अभिक्रिया होती है, ये भी एक छोटा सा प्रयोग है। तो चूने जो चूना रहेगा वो भी आपके लैब में मिल जाएगा, ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इस प्रयोग में भी हमारा जो सामग्री है, परख नली लेना है, स्ट्रॉ लेना है, चूने का पानी लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये जो है, ये यहाँ पे ये चूने का पानी, इस परख नली में चूने का पानी है। एक परख नली में क्या करना है हम लोगों को, चूने का ताजा पानी लेना है और स्ट्रॉ की सहायता से चूने के पानी में थोड़े समय तक फूंक मारना है। उसके बाद चूने के पानी का निरीक्षण करना है। ठीक है, तो चूना जो है आप लोगों को लैब में मिल जाएगा, उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर देंगे तो आपका चूने का पानी बन जाएगा। अब उसमें क्या करना है, हमको स्ट्रॉ से कुछ देर तक फूंक मारना है और हम लोगों को निरीक्षण करना है कि क्या होता है चूने के पानी में यदि हम लोग फूंक मारते हैं।
तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग चूने के पानी में फूंक मारते हैं तो जो चूने का पानी यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है चूने का पानी जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर जो होता है वो चेंज होके यहाँ पर क्या हो जाता है, वह मिल्की कलर का हो जाता है। तो ये रिएक्शन होने के कारण ये इसका कलर बदल जाता है और ये बन जाता है मिल्क व्हाइट कलर का हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र होता है CO2। उसका अणु द्रव्यमान होता है 44, गलनांक होता है -56.6 डिग्री सेल्सियस। अब ये हम लोगों को मिलता कहाँ पर है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त रूप में पाया जाता है और हम लोग जब सांस भी लेते हैं तो बाहर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर जो संगमरमर होते हैं या चौक होते हैं इसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है यौगिक के रूप में मिलता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको आसपास बहुत जगह पर मिलता है। लकड़ी हो गया, कोयला हो गया और जीवाश्म ईंधन, इनको जब हम लोग जलाते हैं इनके ज्वलन से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस बाहर निकलती है। तो इन सब जगह है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करेंगे कि हम लोग कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, इसके लिए हम लोगों को एक स्टैंड चाहिए, गोल पेंदी वाला फ्लास्क चाहिए। मतलब ऐसा फ्लास्क लेना है जिसका जो बॉटम हो, जो नीचे का क्या बोलते हैं, नीचे की सतह हो वो गोल हो। किसिल कीप लेनी है, गैस वाहक नली लेनी है और गैस जार लेनी है। ये आपको चित्र में अभी दिखाई देगा क्या है। और जो केमिकल्स लेने हैं वो हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, एक कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही दो चीज हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ये स्टैंड होगा, ये हमारा हो गया गोल पेंदी वाला फ्लास्क, ये हमारा थिसिल कीप हो गया और ये गैस वाहक नली हो गई और ये हमारा गैस जार हो गया। ये हम लोगों को चाहिए। यहाँ पे इसको रबर से ये कर दिया है, पैक कर दिया है। ये ध्यान रखना है जो ये जो थिसिल कीप है इसका जो बॉटम है वो एकदम नीचे तक टच नहीं होना चाहिए। तो ये जो थिसिल क्लीप है इसी में से हम लोगों को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो थोड़ा थोड़ा डालना है। और नीचे हम लोग को दिख रहा है, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट है, आपको नीचे नीचे व्हाइट दिख रहा है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जब इनका रिएक्शन होगा आपस में, कैल्शियम कार्बोनेट का और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो जो इनका रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को मिलेगा कैल्शियम कार्बन। यहाँ पे आपको लास्ट में रिएक्शन दिख रहा है, वहां पे कर्सर नहीं जा रहा है तो आप लोग देखिए, हम लोगों को मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड पानी और लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का नमक है, पानी मिलेगा। तो इन दोनों के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बनेगी और वो यहाँ गैस जार में जो होगी वो नीचे नीचे संग्रहित होती जाएगी। जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो हवा से भारी होती है, इसीलिए क्या होगा, इस गैस जार में वो धीरे धीरे नीचे संग्रहित होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे लैब में भी तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये चीजें हैं, सावधानी पूर्वक करेंगे तो हम लोग ये चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार कर सकते हैं। अभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कुछ जो भौतिक गुणधर्म है उनका हम लोग देखेंगे कि उसके कुछ भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं। सबसे पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हम लोगों का जो जार में बनता है, ये जब जार में बनेगा तो इसमें अगर कुछ चीजें हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग उसको उसका स्मेल लेना चाहेंगे कि उसका स्मेल क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई स्मेल नहीं होती है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गंधहीन होती है, उसमें कोई गंध या स्मेल नहीं होती है। उसके बाद अगर हम लोग टेस्ट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कलर क्या होता है, तो हम लोग ये पाएंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रंगहीन होती है, उसका कोई कलर भी नहीं होता है, ना ही उसमें कोई कलर होता है, ना ही उसमें कोई गंध होता है। ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर हम लोग देखेंगे कि जो जलती हुई मोमबत्ती है वो बुझ जाती है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना ही कोई चीज को वो जला सकता है, ना ही वो जलने में सहायक भी नहीं है, ना ही जलने में किसी चीज की मदद करेगा। तो जैसे हम लोग जलती हुई मोमबत्ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जार में लेके जाएंगे, वो अपने आप बुझ जाएगी। तो ना ही वो ज्वलनशील है, ना ही ज्वलन में सहायक है। नेक्स्ट है वैश्विक सूचक। तो अगर हम लोग थोड़ा सा वैश्विक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डालते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि उसका जो कलर है वो येलो हो जाता है। जो उसका कलर है, वो जो रंगहीन है, उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। नेक्स्ट है चूने का पानी। अगर हम लोग चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डालते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका कलर दूधिया हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। और सफेद रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर हम लोग पानी डालेंगे, अगर हम लोग उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो क्या होगा? तो जो पानी में होता है, वो हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा उसमें मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद वो कार्बनिक अम्ल बनाता है। लिटमस कागज के साथ अगर हम लोग इसका टेस्ट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिएक्शन होता है लिटमस कागज के साथ, तो जो गीला लिटमस कागज है वो लाल हो जाता है, और लाल लिटमस कागज लाल ही रहता है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर ये गीला नहीं होगा तो दोनों के कलर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, गीला रहता है इसीलिए जो ब्लू होता है वो रेड हो जाता है। तो ये हमारा आज का क्लास यहाँ पे